तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जेनेटिक्स का एमसीक्यूज़ होगा और एक क्लास हम लेंगे जेनेटिक्स का। ये पहला वाला एमसीक्यू क्लास है और दूसरा एमसीक्यू क्लास भी हम लेंगे। आज थोड़ा हम बेसिक बात करेंगे रिगार्डिंग जेनेटिक्स और नेक्स्ट जो बाकी बच गए एमसीक्यूज़ वो हम कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन है, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन ए सर फ्रांसिस गाल्टन, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जोहन मेंडल, डी अगस्ट कोम्टे। सी ग्रेगर जॉन मोंडेल। ग्रेगर जोहन मेंडल और हाँ ग्रेगर जोहन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये बेसिकली किसके रिगार्डिंग बोले थे बताओ? बताओ किसके ऊपर, कौन सा प्लांट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए थे? एक बार क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में कि ये कौन सा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, वो था पी प्लांट के ऊपर। ठीक है ना? चलो, तो ये बेसिकली बताए थे रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये कैसे बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बताया कि एक्चुअल में पी प्लांट में कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को वो मतलब जो क्या बोले जीन्स का ट्रांसफ़र होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है, वो कैसे होता है उसके ऊपर दिए थे। ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल का जो बर्थ प्लेस है, कौन बोलेगा कहाँ से है? जर्मनी। बताओ बर्थ प्लेस कहाँ पर है, बताओ। वो कहाँ से बताओ? ऑस्ट्रिया। जर्मन का ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वाला पार्ट, ठीक है, जो कि जर्मन का है। यस। ठीक है, और बेसिकली ये थे एक मैथमेटिशियन जो कि पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो लास्ट क्लास हमने बताया था मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है वो इन्होंने बताया था। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स करके, ग्रेगर जोहान मेंडल। नेक्स्ट चलते हैं। वाटसन एंड क्रिक्स आर एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बी फाउंड आउट बेसिस, सी एक्सप्लेन्ड ट्रांसक्रिप्शन, डी एक्सप्लेन्ड ट्रांसलेशन। डिस्कवरी ऑफ हेलिकल Sir, discovery of helical structure of DNA. डिस्कवरी ऑफ Option हेलिकल A. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फाइंड आउट बेसिस, एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए तो कैसा होता है बेसिकली, अगर रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोलें को मतलब इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। कौन बता सकता है, बताओ ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलेशन? ये तुम बायोकेमिस्ट्री वाला क्लास के दौरान ये मतलब डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। दोनों में है, ये जेनेटिक्स में है और बायोकेमिस्ट्री दोनों में है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कौन बता सकते हैं, बताओ, कोई आइडिया? चलिए तो इसके लिए हमें एक थ्योरी पढ़ना है, वो है क्या? सेंट्रल डोगमा थ्योरी। सेंट्रल डोगमा थ्योरी। सो सेंट्रल डोगमा थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि कैसे प्रोटीन बनता है फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा थ्योरी बताता है हाउ द प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम डीएनए। डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, वो प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा थ्योरी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए बोलना सही रहेगा, फॉर्मेशन से सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। तो ये बोला जाता है कि बेसिकली डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, एंड फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, सो डीएनए टू आरएनए बनने वाला स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोला जाता है, एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कैसे बनता है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलते हैं, ये हो गया सेल, सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। मान के चलते हैं ऐसे हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अगर हम तोड़ेंगे, सो तोड़ने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तुम बोल रहे हो ना, वो डबल हेलिक स्ट्रक्चर डीएनए का मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, वो डीएनए मिलेगा। अभी डीएनए के अंदर जो है इंफॉर्मेशन सारा स्टोर्ड है, तो ये हो गया डीएनए। अभी डीएनए अगर चाहता है कि मैं कोई प्रोटीन बनाऊं, तो ये क्या करेगा, मैसेज भेजेगा किसके पास, जहां पर प्रोटीन बनता है। तो हमारा सेल के अंदर जहां पर प्रोटीन बनता है वो है क्या, राइबोसोम। ठीक है, तो ये हो गया, मान के चलते हैं दिस इज कॉल्ड योर राइबोसोम, जहां पर क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री से बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री जहां पर प्रोटीन बनता है। और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए के अंदर है कि कौन सा प्रोटीन कब बनना चाहिए, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी ये डीएनए को अगर इन्फॉर्मेशन देना है, राइबोसोम तो बनाएगा। ठीक है ना, मान के चलो डीएनए ऑर्डर दिया राइबोसोम को कि भाई तुम ये वाला प्रोटीन बनाओ, XYZ प्रोटीन बनाओ, तो राइबोसोम बनाएगा। अभी डीएनए इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो मैसेज करना पड़ेगा राइबोसोम के पास। अभी डीएनए क्या करता है कि डीएनए मान के चलते हैं ये हो गया डीएनए, तो डीएनए क्या करता है, मैसेज भेजता है, बेसिकली ये लेटर भेजता है मान के चलो। ठीक है, तो वो जो लेटर भेजता है दैट इज कॉल्ड मैसेज। ठीक है ना, वो डीएनए मान के चलते हैं ये हो गया ATCG करके ऐसा है, ATCG करके ऐसा है। अब यहाँ पे जब डीएनए इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो क्या करता है, एक बनाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो कैसे बनाता है, मतलब ये मान के चलो जेरोक्स कॉपी जैसा, इसके ऊपर ATCG करके इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन को ये चाहता है कि कोई एक पेपर के ऊपर लिख के भेजे राइबोसोम के पास। तो मान के चलो ये एक ब्लैंक सीट है जिसे हम प्राइम बोलते हैं। ठीक है, और ये प्राइम के ऊपर क्या करता है, मतलब ये लिखता है, डीएनए लिखता है, जिसे बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जैसे हम जाते हैं ना कोई जेरोक्स शॉप में और बोलते हैं कि भाई मेरा ये वाला पेपर का एक ट्रांसक्रिप्ट निकाल दो या जेरोक्स निकाल दो, तो डीएनए क्या करता है, खुद का एक जेरोक्स कॉपी बनाता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैसेज लेके जाता है, कहाँ से, न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। अब यहाँ पे डीएनए तो खुद बाहर नहीं आ रहा, तो डीएनए खुद बाहर नहीं आता इसीलिए मैसेज भेजता है, और जिसके जरिए वो भेजता है वो है मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए को क्या करना पड़ रहा है, डीएनए को अगर कोई इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंचाना है तो वो खुद क्या करेगा, खुद बाहर नहीं आता है, वो एक मैसेज लिखता है। तो मैसेज लिखने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन तरीका। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर मान के चलो ए है तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा। अगर टी है, हमें पता है ना जब डीएनए से आरएनए बनता है उस टाइम के दौरान थायमीन यूरासिल रिप्लेस कर देता है थायमीन को। तो जहाँ पर टी होगा उस जगह पे यू लिख देंगे, और बाकी सीजी लिख दिया, ए के जगह ए लिख दिया, टी के जगह यू, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट सी। तो यहाँ पे पूरा कॉपी हो गया जो भी डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर था, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड डीएनए का। अब ये बन गया क्या, जो कॉपी हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड से, जो कॉपी हो गया क्या आरएनए के ऊपर, एक सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी के ऊपर, स्टैंड के ऊपर जैसे कॉपी हो गया मैसेज, पूरा जो भी लिखा था यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया, तो इससे बोल देते हैं हम क्या, मैसेज बोल देते हैं, मैसेंजर बोल देते हैं, मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं।
ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है, यहाँ पे डीएनए था कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, ये बन गया कि अभी मैसेंजर आरएनए कहाँ पर बन गया, एमआरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बोल देते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर बन गया। अभी न्यूक्लियस के अंदर से ये बाहर आता है, ये मान के चलो ये हो गया वही मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बना था, और वो बाहर आ गया। आने के बाद पहुंचा किसके पास, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इसको रीड करता है, पढ़ता है कि क्या मैसेज लिखा है। ठीक है। सो मैसेज कैसे लिखा होगा, मैसेज लिखा होगा कुछ इस टाइप का, एटीसीजी करके लिखा होगा। ठीक है, एटीसीजी करके ऐसे लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होगा। एटीसीजी करके मान के चलते हैं AO C यो A G A, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है, इसको रीड करता है। तो रीड करने के टाइम ये मैक्सिमम 3 लेटर को मैक्सिमम पढ़ सकता है, और एक बनाएगा क्या, सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, 3 कोड को पढ़ेगा, ट्रिपलेट कोडन जिससे बोलते हैं हम लोग, ये बनेगा दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, अभी फिर दोबारा 3 कोड को पढ़ेगा, फिर बनाएगा नेक्स्ट अमाइनो एसिड। फिर दोबारा 3 कोड पढ़ा, यहाँ पे और एक अमाइनो एसिड। वैसे 3 नेक्स्ट कोड पढ़ेगा, दूसरा अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे राइबोसोम क्या कर रहा है, 3 कोड पढ़ रहा है, एक अमाइनो एसिड बना रहा है। तो ये अमाइनो एसिड धीरे धीरे क्या होगा, एक एक मान के चलो, ये गोल जो है ना एक अमाइनो एसिड है। अभी ये अमाइनो एसिड एक एक करके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ने पर क्या होगा, वो बनेगा एक कंप्लीट चेन जैसा बन जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोटीन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, जो मैसेज डीएनए ने भेजा था वो मैसेज को ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और एक एक अमाइनो एसिड बन रहा है, मतलब बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ये लेटर ट्रिपलेट कोडन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अमाइनो एसिड में। जैसे हम क्या करते हैं ना, वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश को बंगाली में ट्रांसलेट करते हैं, या इंग्लिश को ओडिया में ट्रांसलेट करते हैं। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रहा है, वो मैसेज को रीड कर रहा है, ट्रांसलेट करके बना रहा है अमीनो एसिड। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस क्या है, मैसेंजर आरएनए से क्या बनने वाला प्रोसेस को बोल रहे हैं, अमीनो एसिड या प्रोटीन बनने वाला स्टेप को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे 2 स्टेप हो रहा, एक है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, और दूसरा स्टेप बन रहा है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने वाला स्टेप। तो 2 अलग अलग तरीका होता है। एक है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने वाला स्टेप को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। बात समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर। समझ में आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा, फिर दोबारा अदरवाइज बताऊंगा। कहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलो जहां पे तुम्हें समझ में नहीं आया, वो दोबारा बताऊंगा। समझ में आया? यस सर। बताओ मुझे, अभी ट्रांसक्रिप्शन है Yes, क्या? sir. ट्रांसक्रिप्शन क्या है बताओ। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बोल दो जल्दी से। Is DNA to RNA formation? हाँ, डीएनए टू क्या बनना, मैसेंजर आरएनए बनना। Messenger कहाँ पर बन रहा है, लोकेशन बताओ, ये कहाँ पे हो रहा है? ribosome. राइबोसोम के अंदर ये थोड़ी ना हो रहा, डीएनए किधर है Nucleus में हो बताओ? रहा है। ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, Nucleus. न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। अभी न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आएगा कौन, ये मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, अभी मैसेंजर आरएनए विल कम टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा और पहुंचेगा किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करेगा, अभी रीड करेगा किसको, मैसेंजर आरएनए को, और रीड करके एमआरएनए का जो मैसेज लिखा है एमआरएनए के अंदर, उससे ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सो व्हाट इज दिस स्टेप कॉल्ड, ट्रांसलेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. कोई डाउट बताओ इसमें, कोई डाउट बता दो। No, sir. चलो No, sir. चलो, तो ये वाला हो गया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं बताए थे, वाटसन एंड क्रिक
इनका कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वाला स्टेप को डिस्कवर या एक्सप्लेन कराने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, अगर डीएनए के रिगार्डिंग बात करें तो डीएनए के अंदर हमने बताया कि इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो ऐसे होते हैं, ए हो गया, ए के साथ टी जुड़ जाता है, एंड फिर सी के साथ क्या जुड़ता है बताओ, जी जुड़ता है, ठीक है ना। बेसिकली ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं आर्डेनिन, आर्डेनिन के साथ थायामीन जुड़ता है, देन साइटोसिन के साथ क्या जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है, वैसे यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलते हैं जी है तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे अगर थायामीन लिखा है तो यहाँ पे हो गया ए, तो ऐसे करके ए के साथ टी, जी के साथ सी। कभी ए के साथ जी जुड़ता नहीं है या फिर जी के साथ कभी टी जुड़ता नहीं है या ए जुड़ता नहीं है, हर टाइम सी के साथ जी एंड टी के साथ ए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग रूल। तो बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से क्या है, आर्डेनिन हर टाइम किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ, थायमिन के साथ, एंड साइटोसिन हर टाइम जुड़ता है किसके साथ, ग्वानिन के साथ। दिस इज कॉल्ड बेस पेयरिंग रूल, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो डीएनए का बेस पेयरिंग रूल मान सकते हैं। आरएनए के अंदर अगर बात करें तो वैसे कोई बेस पेयरिंग नहीं होता, पेयरिंग कहाँ पर होता है, डीएनए के अंदर, ए के साथ टी, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या है बताओ, सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा होगा ए टी सी जी, यहाँ पे थोड़ी ना पेयरिंग होता है, कोई पेयरिंग नहीं होता। पेयरिंग कहाँ पर होता है, यहाँ पर डीएनए के अंदर ऐसे पेयरिंग बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे मैंने लिखा है ए और टी के बीच में 2 और सी और जी के बीच में मैंने लिखा 3 बॉन्ड लिखा है। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सी और जी के बीच में एग्जिस्ट करता है, वेरास आर्डेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे बोलते हैं। सो डबल मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन आर्डेनिन एंड थायमिन, वेरास साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से मैंने ये बोला कि वाटसन एंड क्रिक को याद रखने के लिए तुम बस याद रखो ABCD करके, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें दिया है एक्सपेरिमेंट करके, वाटसन एंड क्रिक, वो उन्होंने क्या दिया, ए मतलब क्या, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंड बी मतलब बॉन्ड मान सकते हो, बेस पेयरिंग मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेस मान सकते हैं, ठीक है, बेस पेयरिंग मान सकते हैं। सी मतलब कनेक्शन, एंड डी मतलब डबल हेलिक्स। तो वाटसन एंड क्रिक ये 4 चीज दिया है। वाटसन एंड क्रिक क्या क्या बोले हैं, एक है उन्होंने बोला कि डीएनए एंटी पैरेलल है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है। इनका एक रूल रहता है बेस पेयरिंग का। बेस पेयरिंग क्या होता है, जैसे ए के साथ टी जुड़ना और सी के साथ जी जुड़ना। कनेक्शन इनके बीच में अलग अलग होता है। कनेक्शन क्या, आर्डेनिन और थायमिन के बीच में डबल बंड होता है, वरस साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बंड होता है, जो कि कनेक्शन का बात है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, अगर हम एक लैडर लें जो कि डबल स्टैंडर्ड होगा, ये बेसिकली राइट हैंड ट्विस्टेड होता है, ऐसे रोटेट हम क्लॉकवाइज कराते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कभी कभी, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पाइरल जैसा मतलब मुड़ जाता है। तो वो वाटसन एंड क्रिक ये 4 चीज़ दिए हैं, 4 चीज़ बोले हैं रिगार्डिंग डीएनए स्ट्रैंड, क्या क्या, एक एंटी पैरेलल रूल, दूसरा बेस पेयरिंग, तीसरा कनेक्शन, डी डबल हेलिक्स। तो याद रखने का तरीका है ABCD, ये याद रखोगे, याद रखोगे, यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक स्ट्रैंड देखोगे फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन में गया हो और दूसरा जाता है क्या 5 to 3 डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन अगर देखोगे डीएनए स्ट्रक्चर मैंने क्लास लिया हुआ है थ्योरी वाला क्लास, वहाँ पे देख सकते हो कि ये डायरेक्शन मैंने क्यों लिखा 3 to 5 डायरेक्शन और 5 to 3 डायरेक्शन। इसमें बेसिकली जो पेंटोज शुगर होता है, शुगर का कौन सा वाला एंड फ्री है, तो ये होता है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जो कि 5th कार्बन आइटम, ठीक है ना। तो ये 3rd कार्बन आइटम नीचे की तरफ है,
अगर ऊपर देखोगे तो इसका जो कार्बन आइटम है ना वो 5th कार्बन आइटम यहाँ पे फ्री रहता है, ये हो जाए मतलब जो कि बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा। तो अगर नीचे से देखोगे 3 फ्री है और ऊपर देखोगे तो 5 फ्री अवेलेबल होता है। सो इसीलिए मैंने बोला कि 3 to 5 डायरेक्शन है अरेंजमेंट का 5th मतलब जो पेंटोज शुगर का। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में ऐसे होता है, उल्टा डायरेक्शन में ऐसे, तो ये हो गया 3 एंड यहाँ पर और ये हो गया 5 एंड, ठीक है ना, ऐसे करके आता है। तो फिर आगे जाओगे वैसे 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा और 3 एंड यहाँ पर। तो कार्बन आइटम अगर देखोगे ना वो मतलब पेंटोज शुगर का, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हो जाता है नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 कार्बन आइटम, 3rd कार्बन आइटम, 4th, और ये हो जाता है 5th कार्बन आइटम जो कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है बेसिकली। तो यहाँ पे 3 जो 3rd कार्बन आइटम है यहाँ पर, ये कहाँ पर फ्री है, मैंने बोला कि यहाँ पर फ्री है और ऊपर वाला 5 फ्री है, तो मैंने बोल दिया 3 to 5 डायरेक्शन। और दूसरा वाला स्टैंड देखोगे तो वो उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बस याद रखो कि 3 to 5 डायरेक्शन में एक जा रहा है और दूसरा जा रहा है 5 to 3 डायरेक्शन, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को बोल सकते हैं कि जो डीएनए स्टैंड है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या। सो वाटसन एंड क्रिक का क्या हो गया बताओ, इन्होंने क्या दिया डिडक्शन, ए मतलब क्या, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है डीएनए स्ट्रैंड। बी मतलब क्या, बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग का मतलब क्या है बताओ, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा बताओ, थियामिन, थायमिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा, गुआनिन, ग्वानिन के साथ, ठीक है। और सी मतलब क्या, कनेक्शन, ठीक है ना। तो कनेक्शन मतलब क्या, बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन कितना बंड है, 2 हाइड्रोजन बंड, समझ गए, हाँ या ना बोल दो। साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में कितना है, 3 हाइड्रोजन बंड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। डी में क्या आ रहा है बताओ, डबल हेलिक्स, समझ गए, हाँ या ना बोलो। तो ये 4 चीजें हैं जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, समझ गए। तो इसलिए क्या बोल देंगे, सो रिगार्डिंग डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक जो हैं उन्होंने बताया रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये वाला हो जाता है जैसे हम डीएनए स्ट्रैंड के रिगार्डिंग बोल रहे थे ना, वो ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये वाला मतलब जो मुड़ता है बेसिकली। अगर हम एक मतलब लैडर लें और इसको ट्विस्ट करें ऐसे क्लॉकवाइज, दिस विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे हमारे पास ना वो 3 स्ट्रैंड होते और हम तीनों को मोड़ते तो इसे बोलते हैं ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज वी हैव 2 स्ट्रैंड्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं, इन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डैश, 45, 46, 47, 48। जल्दी बताओ। यस सर। ओके चलो, तो बताओ आंसर इज 47। In Klinefelter syndrome, the number of chromosome is 47. Why? Because हमें बताया ना वो क्रोमोसोम 1 के लिए कितना है, 2 क्रोमोसोम है, आई मीन क्रोमाटिड है, 2 के लिए भी 2 है, तो हर एक के लिए बेसिकली 2-2 क्रोमाटिड होते हैं। मान के चलते हैं अगर 1 to 22 तक लेके चलें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अप टू 22 लेके चलें, तो क्या क्या क्रोमोसोम्स होगा, 1 के लिए 2 होगा, 2 के लिए भी 2 होगा, ठीक है ना, ऐसे करके 3 के लिए भी 2 होगा, अप टू 22 कितना हो जाएगा बताओ, 44, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, आइदर XX होगा या फिर XY होगा। अगर XX है तो फीमेल, XY है तो मेल होगा, हाँ या ना बोलो। लेकिन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें क्या होता है XXY, ठीक है, क्या होता है XXY होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं 47 बोला जाता है। 44 प्लस ये 3 हो गया XXY, क्या बोलेंगे 47। सो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47।
बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। चलो, तो ये डिफरेंस जान लेते हैं थोड़ा सा। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो कि XXY हम जिसे बोलते हैं, तो बेसिकली XXY मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर तुम देखोगे XXY मतलब क्या, बेसिकली एक बॉय है जिसका एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो गया। हम क्यों बोलते हैं कि ये मेल है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हुआ? हम क्यों नहीं बोलते कि ये फीमेल है और एक एक्स्ट्रा वाई हो गया? हम क्यों नहीं बोलते? समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या बोला, XXY मतलब क्या? तो मैं बोल रहा हूं कि एक बॉय है और एक एक्स्ट्रा, या मेल है एक एक्स्ट्रा एक्स हो गया। मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि ये एक फीमेल है जहां पर एक्स्ट्रा एक वाई हो गया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में? मैं इसीलिए नहीं बोल रहा। अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये मतलब जो इंडिविजुअल का जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ है, इसमें क्या होता है, एक मतलब मेल जेनिटालिया होता है, साथ में टेस्टिस होता है, इसलिए हम इसको फीमेल भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना? अगर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम वाला तुम कोई इंडिविजुअल को देखोगे, हालांकि इसमें XXY होता है क्रोमोसोम, पर क्योंकि इसमें Y होता है इसलिए क्या होगा, Y के अंदर एक SRY जीन होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कराता है। और मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे जो हमारा बनता है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर ना डेफिनेटली दो ट्यूब होता है। दो ट्यूब मतलब क्या? एक ट्यूब है जिसे बोलते हैं मुलेरियन डॉक्ट, और दूसरे बोलते हैं ओल्फियन डॉक्ट। ठीक है? मुलेरियन डॉक्ट एंड ओल्फियन डॉक्ट। ओल्फियन डॉक्ट से क्या होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है ना? जहां से पूरा यूरेथ्रा बनेगा, टेस्टिस बनेगा, पेनिस बनेगा, वो सारे ओल्फियन डॉक्ट से बनता है। मुलेरियन डॉक्ट से क्या बन रहा है, इसमें से फॉलोपियन ट्यूब बनेगा, यूट्रस बनेगा, यूरेथ्रा बनेगा, वजाइना बनेगा, वो सारे चीज मुलेरियन डॉक्ट से बनता है। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं मुलेरियन डॉक्ट से, एंड ओल्फियन डॉक्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स बनते हैं। तो मुलेरियन डॉक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट बेसिकली रोक लेता है वाई क्रोमोसोम, जिसके वजह से अगर वाई क्रोमोसोम के अंदर जो SRY जीन है, ये क्या करेगा, मुलेरियन डॉक्ट मतलब बनने नहीं देगा, जिसके वजह से क्या होता है, ओल्फियन डॉक्ट बनता है और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से बन जाएगा। तो अगर वाई क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पर अगर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम है, तो यहाँ से ओल्फियन डॉक्ट डेवलप होके सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बन जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाता है। इसलिए यहाँ पे ये फीमेल नहीं होने वाला, ये मेल है पर थोड़ा सा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। प्यूबिक हेयर यहाँ पे बन जाता है जो कि फीमेल पैटर्न का बनता है। पुअर बियर्ड ग्रोथ मतलब यहाँ पे दाढ़ी वगैरह उतना अच्छा से नहीं बनता, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है? टॉल होता है एंड फ्रंटल बाल्डनेस इज एब्सेंट, मतलब यहाँ पे फोरहेड अगर देखोगे यहाँ पे ज़्यादा मतलब खाली जगह नहीं होता, वो हेयर बन जाता है ज़्यादा। स्लाइटली फेमिनाइज्ड फिजिक मतलब थोड़ा सा फीमेल टाइप का बॉडी बनता है। ठीक है? टेंड्स टू लूज चेस्ट हेयर, ज़्यादातर मतलब जैसे फीमेल में चेस्ट हेयर ज़्यादातर नहीं होता, वैसे यहाँ पे चेस्ट हेयर एक मेल पैटर्न जिसे बोलते हैं, मेल पैटर्न यहाँ पे नहीं होता। मेल में क्या होता है, ज़्यादातर चेस्ट हेयर आ जाता है, फीमेल में नहीं होता। वो चेस्ट हेयर इन लोगों में नहीं आता, वो इंडिविजुअल में नहीं आता जिनको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है पर फीमेल पैटर्न बॉडी या फिजिकल अपीयरेंस है फीमेल पैटर्न का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हालांकि एक मेल है लेकिन फीमेल पैटर्न बॉडी दिखता है। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम XXY वाला में एक मेल है जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो गया। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा, हम ये नहीं बोल रहे कि ये फीमेल है एक एक्स्ट्रा वाई आ गया, ऐसा नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि एक मेल है जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में जो सेक्स है वो क्या होता है। बेसिकली आंसर इज मेल, जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोल दो।
Yes, sir. Yes, sir. इसका अपोजिट अगर देखें, एक है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या आता है, अगर मैं बोल दूं कि हर एक क्रोमोसोम के लिए ना दो दो क्रोमोसोम है, ऐसे करके अप टू 22 आ गया। ठीक है ना, ऐसे करके ये हो गया 1 2 अप टू 22 आ जाते हैं। कितना हो जाएगा अप टू 22? 44 हो गया। 44. ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, XX होना चाहिए या फिर XY होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मैं ये बोल दूंगा कि अगर एक X है तो दूसरा ना Y होगा ना X होगा, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हैं X0 या एक्सो सिंड्रोम बोलते हैं। एक्सो मतलब क्या, सिर्फ एंड सिर्फ एक ही X है, आगे कुछ नहीं है। XX होना चाहिए, एक X एब्सेंट यहाँ पर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि Y एक एब्सेंट होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक X एब्सेंट है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, वो भी एक रीज़न है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, वो मेल है और एक फीमेल पैटर्न इसमें बन रहा है या फिर एक X ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक X है, दूसरा X यहाँ पे एब्सेंट है। ऐसा मैंने क्यों बोला, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा कि Y यहाँ पे एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर फिजिक देखोगे, बॉडी पैटर्न देखोगे, वो फीमेल बनता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक X यहाँ पे एब्सेंट नहीं है। तो क्या बनेगा, कितना क्रोमोसोम बनेगा टोटल, बताओ इस वाला केस में 45। ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्या, 45 XO सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, 45 XO सिंड्रोम। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, 45 XO सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें क्या होगा, देखो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मेल पैटर्न का है, और टर्नर सिंड्रोम में हाइट क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट होता है, छोटा हाइट होगा फीमेल टाइप का, एंड लो हेयर लाइन होता है। लो हेयर लाइन मतलब क्या, बैक साइड में जो हमारा हेयर लाइन होता है, जहाँ पर एंडिंग होता है, वो थोड़ा नीचे तक होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेशियल फीचर, जहाँ पर तुम देखोगे पूरा फीमेल टाइप का पूरा होता है, फीमेल टाइप का। ठीक है, स्किन फोल्ड देखोगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा स्किन फोल्ड। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आयोटा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि एक एक्स एब्सेंट है। एल्बो डिफॉर्मिटी होता है। रूडिमेंटरी ओवरीज, गोनाडल स्ट्रिक्स, मतलब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो ज़्यादा अच्छा से डेवलपमेंट नहीं होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट, मैच्योर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स एब्सेंट है। ठीक है ना, सो जितना एडिक्वेट डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। रूडिमेंटरी मतलब क्या, रूडिमेंटरी मतलब एब्सेंट बोल सकते हो, या फिर हिडन बोल सकते हो, या फिर अंडर डेवलप्ड बोल सकते हो। अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। सो अंडर डेवलपमेंट होगा, अच्छा से डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा, हमारा ओवरी हो सकता है, या फिर बोल सकते हो क्या बोले, जैसे फॉलोपियन ट्यूब हो गया, या फिर यूट्रस हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पर अंडर डेवलप्ड होगा। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है। ये टर्नर सिंड्रोम वाला केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है सटेंड मेटाकार्पल 4। ठीक है, हमारा क्या होता है ना, वो थंब फिंगर होता है, उसके बाद होता है क्या, जल्दी बताओ, नेक्स्ट वाला फिंगर क्या बोलते हैं, बताओ। इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट वाला फिंगर क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं, है या ना, बोलो। मिडिल फिंगर। नेक्स्ट वाला रिंग फिंगर, है या ना। नेक्स्ट वाला लिटिल फिंगर, है या ना। तो ये वाला मानते हैं थंब फिंगर हो गया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ, ये हो गया नंबर 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाला फिंगर है ना, इसके अंदर जो मेटाकार्पल, यहाँ पे हो गया मेटाकार्पल, उसके बाद यहाँ पे कार्पल मतलब फालंजेस, यहाँ पे फालंजेस, एंड यहाँ पे दूसरा फालंजेस। ये जो मेटाकार्पल देखोगे, ये थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब फिंगर भी छोटा होगा। जो फोर्थ फिंगर है इसका हाथ का, वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। ये हो गया मेटाकार्पल, और ये तीनों हो गया क्या, फालंजेस। तो ये मेटाकार्पल का जो बोन है, वो मेटाकार्पल थोड़ा सा छोटा होगा, शॉर्टेंड मेटाकार्पल 4। ठीक है, वाइडली स्पेस्ड निपल, तो इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होगा बिटवीन द निपल्स। सील्ड शेप्ड थोरैक्स, सील्ड शेप मतलब क्या, कुछ इस टाइप का फ्लैट रहेगा, सील्ड शेप्ड। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ये सारे, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है ब्राउन स्पॉट्स देखोगे स्किन के ऊपर, जिसे हम नेवी बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट्स ऑन द स्किन, दिस आर गोइंग टू बी द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है बिटवीन टर्नर एंड द क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। बताओ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स आता है? सर हाइट इंक्रीज। कलर है। नंबर 1 बताओ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, बताओ मुझे पहले मुझे ये बताओ इसका क्रोमोसोम का टाइप्स क्या है, नंबर क्या है? XXY 47 क्रोमोसोम। XXY होता है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो 47 कॉमा दे के यहाँ पे XXY ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 44 प्लस XXY, दोनों सही है। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का क्या क्रोमोसोम पैटर्न है, तुम्हें ध्यान से आंसर देना है। ध्यान से, क्या यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 47 कॉमा XXY हो सकता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XXY, दोनों सही बात है, सेम चीज है। समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना, 47 कॉमा XXY या फिर 44 प्लस XXY, समझ गए? हाँ या ना बोलो? यस सर। ये दोनों एक ही बात है, समझ गए? चलिए, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का अगर बात करें तो इसमें क्या क्या फीचर्स होता है बताओ। नंबर 1 फीचर, टॉल होगा पर्सन, जो कि मेल पैटर्न का है। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग बताओ, इसमें क्या होगा? कौन सा टाइप का होगा यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी मेल टाइप। हाँ ये ना बोलो, मेल टाइप। इसमें क्या होता है? फीमेल टाइप का प्यूबिक हेयर बनेगा, लेकिन मेल टाइप होगा स्मॉल टेस्टिस होगा। हाँ या ना, स्मॉल टेस्टिस। एंड फीमेल टाइप का क्या होगा? फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर। ठीक है, चलो, और क्या हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। हाँ या ना बोलो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। और क्या बताओ इसमें, और क्या होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के? बियर्ड ना होना। ठीक है ना, बियर्ड कम बनता है। ठीक है, फ्रंटल बाल्डनेस मतलब जो हमारा फोरहेड है वहां पे ज्यादातर क्या होता है? हेयर बन जाता है। ठीक है, जैसे फीमेल मतलब मेल वाला केस में बाल्डनेस होता है, मतलब थोड़ा हेयर कम उगता है, मतलब फ्रंटल एरिया में, या फिर मान के चलो जो फोरहेड है वहां पे। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्रंटल बाल्डनेस, एब्सेंस ऑफ फ्रंटल बाल्डनेस। समझ गए? हाँ या ना बोल दो? यस सर। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे चेस्ट हेयर एब्सेंट होता है मोस्ट कॉमनली, एब्सेंस ऑफ चेस्ट हेयर। चेस्ट हेयर अगर मैं ये बोलूं रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। बटन क्या है? 45x0 45 एक्सो बोल सकते हो, एक्सो बोल सकते हो। है या ना बोलो? 45 एक्सो बोल सकते हो, या फिर क्या बोलेंगे? 44 प्लस एक्स। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। 44 प्लस एक्स मतलब क्या? 45 हुआ। हाँ या ना बोलो? समझ गए? चलो, फीचर क्या होता है? हाइट क्या होगा इसमें? स्मॉल, शॉर्ट हाइट। ठीक है, शॉर्ट हाइट होता है। नेक्स्ट और क्या होगा बताओ? लो हेयर लाइन। हाँ, लो हेयर लाइन होगा। हार्ट में क्या प्रॉब्लम आता है बताओ? कॉन्जेनिटल एनोमली बोल सकते हो, या फिर मान सकते हो जैसे कंस्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा। और क्या प्रॉब्लम होता है इसमें? पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। हाँ, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट में और एक निपल के बीच में वाइड गैप होता है, डिस्टेंस। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड वाइड गैप बिटवीन निपल। ठीक है, और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव। और अच्छा, यहाँ पे फिंगर में आता है क्या? फिंगर में, हैंड फिंगर में क्या आ रहा है बताओ?
Metacarpal. Metacarpal, I believe. So, शॉर्ट मेटाकार्पल 4, मेटाकार्पल 4। और क्या आ रहा है इसमें बताओ? elbow deformity. एल्बो डिफॉर्मिटी आता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा यहाँ पे? No menstruation. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप। अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, साथ में क्या होगा? नो मेंस्ट्रुएशन, Absence of menstruation. मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, सो ये हो जाता है टर्नर सिंड्रोम का। और एक है ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट ऑन ब्राउन स्पॉट। स्किन। ठीक है, तो ये हो जाता है टर्नर सिंड्रोम का फीचर्स। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। समझ में आया? यस सर। चलो चलिए, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम को, अदरवाइज टर्नर सिंड्रोम को फिर हम क्या बोलते हैं? एक फीमेल है, फीमेल विथ एब्सेंस ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ? एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ बताओ? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाला केस में क्या बोलेंगे? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को मेल विथ Extra X chromosome. मेल विथ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, मेल विथ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। चलो, तो यहाँ पे हो गया 45 टर्नर सिंड्रोम है। नाउ क्रोमोसोम पैटर्न इन एडवर्ड सिंड्रोम। Trisomy 21. नहीं, ट्राइजोमी 21 को क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम। ठीक है ना, ट्राइसोमी 21 इज डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन सिंड्रोम। एडवर्ड क्या है बताओ? ट्राइसोमी 13 को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, और ट्राइसोमी 18 को बोलते हैं एडवर्ड। एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी 20 को ट्राइसोमी 20 बोला जाता है, इसका कोई नाम नहीं है। तो 18 का नाम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। आंसर इज ऑप्शन बी, ट्राइसोमी 18। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जेनेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्रोमोसोम पैटर्न इन एडवर्ड सिंड्रोम में क्या आ रहा है? मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। एडवर्ड का अगर 18 देखोगे ना, तो 18 का पहला वाला लेटर क्या है बताओ? 18 का ई है, और एडवर्ड का भी पहला वाला लेटर क्या है बताओ? ई है। मैं ज़्यादातर कंफ्यूज होता था 13 और एडवर्ड के साथ, 13 और 18 के बीच, क्योंकि 21 सबको बताया मंगोलियन होगा, या फिर ट्राइसोमी 21 को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। 13 और 18 को लेके कन्फ्यूजन ज़्यादातर होता था, मैं ये वाला ट्रिक निकाल दिया। 13 को इसलिए बोलते हैं पटाऊ और एडवर्ड, ये दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज होता था। मैंने ये मतलब दिमाग को बता दिया भाई 18 को एडवर्ड याद रखो, 18 का पहला वाला ई है और एडवर्ड का पहला वाला ई है। ठीक है, चलो, तो ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम अगर देखें तो इसमें क्या होता है? लो सेट ईयर। लो सेट ईयर क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं? अगर तुम यहाँ पे द लैटरल कैंथस देखोगे आई का, ठीक है, ये वाला साइड को लैटरल कैंथस से जाओगे आगे, तो इसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, पीछे की तरफ। अगर ईयर इसका नीचे है तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग लो सेट ईयर। खुद का भी तुम देख सकते हो, अगर तुम वो लैटरल कैंथस से पीछे की तरफ जाओगे, ऐसे खींच के एक स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ, डेफिनेटली तुम्हारा जो अपर बॉर्डर ऑफ द ईयर है वो डेफिनेटली टच हो रहा होगा। हाँ, ये ना बोलो, टच हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन ये वाला बच्चा जिसका ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम है वो टच नहीं होगा, वो नीचे होगा ईयर। इसे क्या बोलेंगे? लो सेट ईयर। समझ गए? हाँ या ना बोलो, इसे क्या बोलेंगे? लो सेट ईयर। नेक्स्ट आते हैं, अगर ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स होता है इस बच्चों का, मतलब एक फिंगर दूसरा के ऊपर ऐसे चढ़ के रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर। देयर विल बी हार्ट एंड लॉन्ग abnormalities. Glove foot is very common with the Edwards syndrome. Small physical size and decreased muscle tone. इनका उतना ज़्यादा मतलब हाथ पैर ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनका नहीं होता है। मसल टोन मतलब मसल का कंट्रैक्शन होना बहुत कम होता है, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनका नहीं रहता।
फ्लासिड टाइप का, जैसे पैरालाइज हो जाता है कोई। स्मॉल फिजिकल साइज मतलब इनका बॉडी का जो हाइट है या लेंथ है वो बहुत कम होगा। सो बेसिकली डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं होता है ट्राइजोमी 18 में या एडवर्ड सिंड्रोम में। सो दिस आर गोइंग टू बी योर इंपॉर्टेंट फीचर्स इन एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइजोमी 18 जिसे बोलते हैं। कैरियोटाइप ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बताओ मुझे क्या है यहाँ पे? सर 47 47XXY या फिर इसे अदरवाइज कैसे लिख सकते हैं? 44 प्लस XXY 44 प्लस XXY, दोनों सही है, दोनों सेम बात है, ठीक है, कभी कंफ्यूजन ना होना यहाँ पे। क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम इज डैश। क्राइडो-चार्ट syndrome, deletion involved in short arm of the chromosome 5, addition to the long arm of chromosome 5, deletion involved the short arm of chromosome 11, addition to the long arm of chromosome 11। देखो इसको ना याद रखना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं करा सकता मैं, इसको याद रखो। बताओ Option C, deletion involved in. So deletion involved in short arm of chromosome 5. Option यस, A. वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम इसे कभी कभी बोला जाता है। क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? कैट जैसा, बिल्ली जैसा रोना, कैट क्राई सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम बोला जाता है। डिलीशन इन्वॉल्व इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 कॉल्ड एज क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम और कैट क्राई सिंड्रोम। लेट मी शो यू दिस। क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम में क्या होता है? अच्छा, पी आर्म क्या होता है, क्यू आर्म क्या होता है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। शॉर्ट आर्म मतलब पी आर्म जिसे बोलते हैं, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 मतलब पी आर्म, ठीक है। सो अगर क्रोमोसोम को देखोगे ना तो यहाँ पे दो आर्म बेसिकली होता है। क्या क्या आर्म होता है? एक है पी आर्म, दूसरा क्यू आर्म, ठीक है। तो पी आर्म क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये हो गया एक क्रोमोसोम का पार्ट, यहाँ पे हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोमियर और यहाँ से दूसरा आर्म, ठीक है, दूसरा आर्म ये बन गया। तब यहाँ पे अगर सेंट्रोमियर देखोगे, ये सेंट्रोमियर ये क्रोमोसोम को कंप्लीटली दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जो सबसे लंबा वाला आर्म है दैट इज कॉल्ड क्यू आर्म, और जो छोटा वाला आर्म है इसे क्या बोलते हैं? पी आर्म बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या फिर इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो कि क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक है पी आर्म जो कि छोटा सा है और जो बड़ा है वो है क्यू आर्म। लेट मी शो यू द क्रोमोसोम नाउ। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला है छोटा आर्म और ये वाला है बड़ा वाला आर्म, राइट। तो बड़ा वाला आर्म को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्यू आर्म एंड दिस इज योर पी आर्म, ठीक है। द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5, अगर क्रोमोसोम 5 देखोगे यहाँ पे क्रोमोसोम 5 का लेंथ जो है नॉर्मली इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज योर नॉर्मल वन, नॉर्मल, और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम 5 का इतना हिस्सा यहाँ से क्या हो गया? डिलीट हो गया, नहीं है, पूरा कंप्लीटली गायब। तो क्रोमोसोम 5 का बस इतना बचा हुआ है। नाउ दिस बेबी विल डेवलप व्हाट काइंड ऑफ सिंड्रोम? द क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम। बात समझ गया? नाउ दिस इज द डिलीशन पार्ट, डिलीशन, ये वाला पार्ट क्या हो गया है? डिलीट हो गया है, क्रोमोसोम से डिलीट हो गया। तो बाकी जो बच गया छोटा सा हिस्सा बचा है, यहाँ पर बस इतना सा हिस्सा बचा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा? द इंडिविजुअल विल हैव द क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम जैसे बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कैट क्राई सिंड्रोम। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. चलो, क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम मतलब क्या? इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए टोटल और पार्शियल डिलीशन ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। क्रोमोसोम 5 का अगर हम क्या कर दें, पी आर्म को या छोटा सा आर्म को जो है, छोटा आर्म को या पी आर्म को या शॉर्ट आर्म को हमने डिलीट कर दिया, वो हो सकता है पार्शियल हो या कंप्लीट हो, तब बनता है क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम। क्या होता है मतलब क्लिनिकल फीचर? एक है माइक्रोग्नाथिया। माइक्रोग्नाथिया मतलब क्या? माइक्रोग्नाथिया मतलब क्या? कौन बोल सकता है? माइक्रो मतलब क्या? शॉर्ट, छोटा, नैरो। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या?
नैरो, नैरो पैलेट, ठीक है ना, नैरो पैलेट, क्या बोलेंगे बताओ, नैरो पैलेट, कॉल्ड नैरो पैलेट मतलब माइक्रोग्नाथिया, कभी कभी माइक्रोग्नाथिया, मैक्रोग्लोसिया ऐसा करके, माइक्रोग्नाथिया कौन सा वाला केस में होता है, ये भी डाउन सिंड्रोम वाला केस में होता है, मैक्रोग्लोसिया होता है, मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया मतलब क्या, मैक्रो मतलब क्या, बिग, ग्लोसिया मतलब क्या, टोंग, ठीक है, बिग टोंग, ये डाउन सिंड्रोम वाला केस में होता है मैक्रोग्लोसिया, ठीक है, मैक्रोग्लोसिया बिग टोंग। तो नैरो पैलेट मतलब क्या, जहाँ पर हमारा टोंग रहता है ना वो नीचे और ऊपर वाला वो नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से वो होल्ड नहीं कर पाएगा, हमारा पैलेट जो है वो बड़ा है इसलिए टोंग अच्छा से अंदर रहता है, नैरो पैलेट होगा तो टंग बाहर आ जाएगा, कुत्ते जैसा पूरा बाहर आके रहेगा, वो माइक्रोग्नाथिया के वजह से होता है। माल अक्लूजन मतलब क्या, यहाँ पे माल अक्लूजन मतलब क्या, माल अक्लूजन मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा जो भी हम खाना खाएंगे वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि टोंग तो मतलब नैरो पैलेट है, टोंग तो पूरा कंप्लीटली भर गया होगा, और इसमें क्या होता है हम जो भी खाएंगे वो अक्लूजन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो खाना अच्छा से खा नहीं पाएगा। क्लिफ्ट लिप एंड पैलेट होता है, क्लिफ्ट लिप पैलेट तो पता होगा सबको, कैट लाइक क्राई, माइक्रोसेफली, माइक्रो मतलब छोटा, सेफली मतलब ब्रेन, छोटा ब्रेन होना, राउंड फेस होना, लो सेट ईयर, एपिकैंथल फोल्ड, एपिकैंथल फोल्ड मतलब क्या, एपिकैंथल फोल्ड मतलब जो चाइनीज वाला देख रहा हो ना वो आई ऐसा होता है, किसे बताऊं, लेट मी शो दिस, जस्ट अ मिनट, कोई फेस देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे और एक फोल्ड होगा, यहाँ पे मतलब हमारा अपर आईलिड होता है, अपर आईलिड के ऊपर दूसरा और एक फोल्ड होगा जो चाइनीज लोगों का होता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एपिकैंथल फोल्ड। हाइपोटोनिया मतलब मसल टोनिसिटी या कंट्रैक्शन कम होना, हाइपरटेलोरिज्म मतलब देयर विल बी वाइड गैप बिटवीन द आईज, दोनों आंख के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप होगा, मेंटल रिटार्डेशन होना। सो दिस आर गोइंग टू बी द क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो रहा है यहाँ पे क्राइडो-चार्ट सिंड्रोम में, माइक्रोग्नाथिया, व्हाट डू मीन बाय माइक्रोग्नाथिया बताओ, नैरो, जल्दी बताओ, नैरो पैलेट, नैरो पैलेट, ठीक है, कैट लाइक क्राई, वेरी इंपॉर्टेंट, कैट लाइक क्राई, माइक्रोसेफली मतलब क्या, Small brain. स्मॉल ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, व्हाट डू मीन बाय हाइपरटेलोरिज्म, जल्दी बताओ, गैप बिटवीन वाइड गैप बिटवीन, टू आई, बिटवीन द Two eyes. आईज, आईज के बीच में क्या होगा, वाइड गैप होना, दैट इज कॉल्ड hypertelorism. So these are going to be your clinical features. The nucleic acid bases that present in RNA, RNA के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड बेसिस होता है, adenine, uracil, guanine and thiamine. Present only in, यहाँ पे लिखना चाहिए present only in RNA, बताओ, यूरासिल, yes this is your uracil. DNA के अंदर क्या होता है बताओ, DNA के अंदर क्या होता है, ATCG, एंड आरएनए के अंदर क्या होता है, जो एओसीजी, ठीक है ना। सो थायमिन के जगह यूरासिल होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। सो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, देन एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन विल बी इन आरएनए, दिस आर कॉल्ड नाइट्रोजन बेसिस, व्हाट दे आर कॉल्ड, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अगर डीएनए या आरएनए देखोगे ना वो इसके अंदर तीन चीज लेके बनता है। सो डीएनए मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, क्या क्या 3 चीज होता है इसके अंदर, एक हो गया क्या, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, दूसरा क्या हो जाता है बताओ, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, तीसरा आ जाता है क्या, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। ये तीनों को लेके डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड या आरएनए बनता है। नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या आता है जो हमने पढ़ा अभी, डीएनए के अंदर क्या है, एटीसीजी, एंड आरएनए के अंदर क्या होता है, एयूसीजी, ठीक है। पेंटोज शुगर आइदर वो डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा या फिर सिंपल राइबोज होगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप वो है PO4। तो यही है कंप्लीट इसका सिनारियो कि इसमें कैसे डीएनए बनता है।
फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस कि कैसे वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हो गया हमारा शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। यहाँ पे हो जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे जुड़ता है क्या, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। फिर आ जाएगा शुगर, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन बेस, फिर शुगर, ठीक है, फिर फॉस्फेट ग्रुप एंड यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा साइड में अगर देखोगे वो सिमिलर ऐसे ही होगा कुछ। ये हो गया शुगर, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। फिर यहाँ पे और एक शुगर, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे हो गया अगेन फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे शुगर, ऐसे करके आता है शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है तो नाइट्रोजन बेसिस में यहाँ से हटा रहा हूँ, नाइट्रोजन बेस, दिस इज व्हाट द डीएनए एक्चुअली बी लुकिंग लाइक। सो यहाँ पे मान के चलते हैं अगर एडेनिन है तो यहाँ पे हो जाएगा थायमीन, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे अगर थायमीन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा। एक और टी के बीच में होगा 2 बंड, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बंड, हाइड्रोजन बंड, ये हो गया 2। सो दिस इज हाउ द डीएनए इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बताओ जो स्ट्रैंड है ना वो किसको लेके बनता है। नाउ द स्ट्रैंड विल बी मेड अप ऑफ द फॉस्फेट एंड द शुगर, फॉस्फेट एंड द शुगर, ये दोनों को लेके बनता है स्ट्रैंड। एंड द साइड, मतलब यहाँ पे जो रेल्स देख रहे हो, नॉट रेल्स, यहाँ पे जो देख रहे हो बिटवीन द रेल्स, साइड रेल्स, बिटवीन द साइड रेल्स, यहाँ पे जो बन रहा है नाइट्रोजन बीच, नाइट्रोजन को लेके जो बनता है वो साइड रेल नहीं बनाता। साइड रेल बस बनाता कौन है, शुगर एंड फॉस्फेट, ये दोनों बनाता है। इसे जो स्ट्रैंड है ना साइड रेल्स, वो कौन बनाता है, फॉस्फेट एंड शुगर बनाता है। नाइट्रोजन बेस कभी भी वो नहीं बनाता। इसीलिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन बनाता है ये साइड रेल को, योर आंसर शुड बी फॉस्फेट एंड द शुगर, ठीक है, ये याद रखना है। समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर। बहुत चीज़ इसके अंदर है, पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ है, पर मतलब है कि अगर इसके अंदर घुस जाए ना जेनेटिक्स के अंदर, ये ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, ऐसा है ये टॉपिक बेसिकली। चलते हैं आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हो गया आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरासिल होता है। अच्छा, यूरासिल वगैरह अगर देखें तो बेसिकली जो नाइट्रोजन बेस हम लोग पढ़ रहे थे, सो नाइट्रोजन बेस जो डीएनए और आरएनए के बीच में पढ़ रहे थे, वो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक है पायरिमिडाइन, दूसरा प्यूरिन, पायरिमिडाइन एंड दूसरा है प्यूरिन वाला बेस। तो AUCG एंड ATCG जो भी है, ATCG एंड U, ये ही तो 5 ही है, ठीक है ना, तो 5 ही है। तो पायरिमिडाइन वाला जो बेस अगर देखोगे ना तो इसके अंदर मतलब 3 बेसेस इसके अंदर आ रहा है। क्या क्या, एक हो गया क्या, C, और दूसरा हो गया U एंड T। ये 3 होता है पायरिमिडाइन बेस, जिसे कट बोलते हैं, कट याद रख सकते हो। पायरिमिडाइन बेस एंड प्यूरिन आर एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों होता है प्यूरिन बेसिस, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो कि हम 5 मतलब 2 डिफरेंट तरीके कैसे बता रहे हैं। एक है पायरिमिडाइन, दूसरा प्यूरिन। पायरिमिडाइन है जो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, प्यूरिन है एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। याद रखने वाला चीज़ ये है जो कि रखना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पायरिमिडाइन बेस है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। क्यों बोला जाता है इसे पायरिमिडाइन, क्योंकि इनके बीच में एक पायरिमिडाइन रिंग है। याद रखने वाला चीज़ ये वाला है, पायरिमिडाइन रिंग, मतलब ये बस सिंगल रिंग है, जो कि एडेनिन मतलब नहीं, एडेनिन के अंदर नहीं है, साइटोसिन के अंदर है, यूरासिल एंड थायमीन, इनके बीच में ना सिर्फ सिंगल रिंग होगा, ऐसे करके वो है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। अगर सिंगल रिंग होगा इनके बीच में अगर देखोगे, लेकिन अगर ये हो जाता है क्या, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, दिस आर गोइंग टू बी योर पायरिमिडाइन रिंग्स, पायरिमिडाइन। अगर प्यूरिन देखोगे तो प्यूरिन के अंदर क्या है, वो डबल रिंग होता है, इसलिए प्यूरिन को अलग कर दिया। ये हो गया पायरिमिडाइन, उसके बाद ऐसे करके ये हो गया डबल रिंग प्यूरिन के अंदर। मान के चलते हैं ये हो गया एडेनिन, और ग्वानिन का भी वैसे सिमिलर टाइप का, ये हो गया दूसरा, तो ये हो गया ग्वानिन।
तो यहाँ पर देखोगे ना वो सिमिलर टाइप का, अगर साइटोसिन देखोगे यूरासिल एंड थायमिन, दिस आर गोइंग टू बी अ पायरिमिडाइन रिंग, सिमिलर टू पायरिमिडाइन रिंग है, बस एक्स्ट्रा एक रिंग ऐड हो गया विच इज कॉल्ड एज इमिडाजोल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप बोल सकते हो यहाँ पे। सो इमिडाजोल ग्रुप यहाँ पे बस एक ऐड हो गया टू बिकम प्यूरिन। सो यहाँ पे प्यूरिन बोल सकते हो, पायरिमिडाइन प्लस इमिडाजोल ग्रुप, प्यूरिन को बोल सकते हैं। सो पायरिमिडाइन है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, वेरस प्यूरिन और द एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर देखोगे वो थ्योरी वाला क्लास है एक, डीएनए स्ट्रक्चर करके मैंने एक थ्योरी वाला क्लास लिया हुआ है, वहाँ पे देखोगे तो वो डिटेल में बताया हुआ है, और भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिस दैट प्रेजेंट इन आरएनए इज द यूरासिल ओनली, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन ये डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। ऑल आर ट्रू अबाउट डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत है। डिक्रीज्ड ह्यूमर लेंथ, बी डिक्रीज्ड नॉकल फोल्ड थिकनेस, सी मंगोलियन फेस, डी लो सेटियर। डाउन सिंड्रोम के बारे में कौन सा सही नहीं है? So decrease humor length. क्या क्या और एक बोलो, और एक बार। So decrease humor length. ह्यूमर लेंथ, ह्यूमर मतलब कौन सा वाला बताओ? हमारा हाथ का, इसमें ह्यूमर लेंथ का, हाथ ह्यूमर लेंथ के साथ यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सर मंगोलियन फेस, मंगोलियन फेस होता है ना, इसलिए बोलते हैं मंगोलॉइड सिंड्रोम। Option A. नहीं, ये है ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड नॉकल फोल्ड थिकनेस। यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। वाई? जब हम एंटी स्कैन, पता है क्या किसी को एंटी स्कैन किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पता है किसी को एंटी स्कैन किया जाता है? नॉकल ट्रांसलूसेंसी, नॉकल ट्रांसलूसेंसी। No sir. Yes, sir. ट्रांसलूसेंसी पता है किसी को कि एंटी स्कैन किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कब किया जाता है? बिटवीन 11 to 13 वीक्स। 11 to 13 वीक्स के बीच में क्या किया जाता है? एंटी स्कैन किया जाता है। किसी को पता है? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो, सो ये नकल ट्रांसलूसेंसी क्या होता है? जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो नॉर्मल केस में क्या आता है, यहाँ पे देख सकते हो नॉकल ट्रांसलूसेंसी वाला केस में, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा नेक का पीछे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ पे तुम्हें एक गैप मिलेगा, नकल ट्रांसलूसेंसी जिसे बोलते हैं एंटी। तो ये गैप जितना कम होगा उतना बढ़िया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कोई, यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हिस्सा नेक एरिया में जब हम प्रोब को लगाएंगे, यहाँ पे देखोगे थोड़ा ज़्यादा गैप है कंपेयर टू दिस नॉर्मल केस। यहाँ पे देख सकते हो गैप जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे गैप तुम देखोगे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सो इसे बोलते हैं क्या? इंक्रीज्ड नॉकल ट्रांसलूसेंसी या एंटी थिकनेस, जो कि बेसिकली डाउन सिंड्रोम वाला केस में आता है। हमें कब करना चाहिए? 11 to 13 वीक्स के बीच में। समझ गए क्या? 11 to 13 वीक्स के बीच में जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तब ये नॉकल ट्रांसलूसेंसी देखा जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ है, नॉकल ट्रांसलूसेंसी एंटी स्कैन में ज़्यादा आया, इसका मतलब बच्चे को कंजेनिटल अनोमली होने का चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए हमें क्या करना? ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट या क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आता है बताओ? इसमें क्या क्या आता है ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में? जल्दी बताओ। नंबर 1 बताओ, ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या आता है? एक हो गया अल्फा फीटो प्रोटीन,
हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या बताओ? ह्यूमन कोरियोनिक Human गोनाडोट्रोपिन। chorionic नंबर थर्ड, ECG जल्दी बताओ, इस्ट्रायोल। समझ गए? extract. समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, अब यहाँ पे ये Yes, sir. तीनों को देख के हम डाउन सिंड्रोम है या नहीं है वो बता सकते हैं। क्या क्या देखना पड़ेगा बताओ यहाँ पे? ट्रिपल मार्कर टेस्ट या क्वाड मार्कर टेस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट और क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट। क्वाड मतलब 4, क्वाड मार्कर टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्वाड टेस्ट भी बोल सकते हैं। ट्रिपल मार्कर में क्या क्या आता है? अल्फा फिटोप्रोटीन आता है, सीरम, मैटरनल सीरम, MSFP कभी कभी बोला जाता है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। नंबर 2 ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नंबर 3 एस्ट्रायोल। क्वाड टेस्ट में क्या आ रहा है? नंबर 1 वही 3 लिख देंगे, कॉपी पेस्ट, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। नंबर 2 ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नंबर 3 एस्ट्रायोल। नंबर 4 ऐड करेंगे जो एक्स्ट्रा है वो है इनहिबिन ए, जो कि ऐड हुआ। इनहिबिन ए जो कि एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो है क्वाड टेस्ट में। सो ये क्वाड टेस्ट और ट्रिपल मार्कर टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? टू फाइंड आउट कि बच्चे को कोई कॉन्जेनिटल अनोमली है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि अनोमली क्या है और इसमें अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल क्या होगा, एंड यहाँ पे एस्ट्रायोल का लेवल क्या होगा, तो इसको हम पढ़ते हैं। अनोमली मान के चलते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेगा। एक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD वाला केस में। ठीक है, NTD वाला केस में अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल ज़्यादातर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, एंड HCG विल बी नॉर्मल एंड एस्ट्रायोल विल बी नॉर्मल। अगर मैं ये बोल दूँ ट्राइसोमी 21 हो गया या डाउन सिंड्रोम हुआ, डाउन सिंड्रोम वाला केस में अल्फा फिटोप्रोटीन डिक्रीज होता है एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होता है एंड एस्ट्रायोल डिक्रीज होता है। ठीक है, ट्राइसोमी अगर 18 या एडवर्ड सिंड्रोम बोलें, एडवर्ड वाला केस में क्या होता है? ये तीनों डिक्रीज हो जाते हैं। समझ रहे हो क्या? तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली जो बच्चा है क्या सिंड्रोमिक बेबी है या नहीं है, तो वो हमें पता चलता है बेसिकली। सो ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराना इम्पोर्टेंट है। समझ गए? अगर ट्रिपल मार्कर टेस्ट में भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली कैरियोटाइपिंग कराना पड़ेगा। सो कैरियोटाइपिंग में डाउन सिंड्रोम है या नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो कैरियोटाइपिंग कैसा किया जाता है? हमें क्या चाहिए? फीटल सेल। ठीक है, तो फीटल सेल चाहिए तो क्या कर सकते हैं? कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग एक हो सकता है। नंबर 2 क्या कर सकते हैं बताओ? नंबर 2 फीटल टिश्यू सैंपलिंग। नंबर 3 क्या कर सकते हैं? आमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो हमें यहाँ से फीटल सेल मिलेगा और इसको लेके हम क्या कर सकते हैं? कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग से मतलब क्या? हमने एक फीटल सेल लिया, इसके अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से पूरा सारा क्रोमोसोम को हमने क्या किया? निकाल दिया और इसको अरेंजमेंट किया, एक एक करके अरेंजमेंट किया। तो जब अरेंजमेंट कर रहे हैं हमें पता चला इसमें ना 47 नंबर का क्रोमोसोम है। हमने इसे अरेंजमेंट करते गए, ये हो गया 1 2 3 और 21 तक जब पहुँचे तो हमें पता चला 21 के लिए 3 है, तो इसे क्या बोल देंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 या इसे बोल देंगे डाउन सिंड्रोम। तो कैरियोटाइपिंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। समझ गए? समझ गए क्या? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे ऑल आर ट्रू अबाउट डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट डिक्रीज्ड नोकल फोल्ड थिकनेस, ये गलत है। क्या होना चाहिए बताओ? यहाँ पे एंटी स्कैन में क्या पता चलेगा? देयर विल बी इंक्रीज्ड
इंक्रीज नकल फोल्ड थिकनेस, हाँ या ना बोलो, इंक्रीज नकल ट्रांसलूसेंसी, वो यहाँ पे सही बात Yes, है। sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, समझ sir. गए क्या? Yes, sir. बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम का कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर बता सकते हो क्या? डाउन सिंड्रोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, नंबर 1 बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट इज सिंगल सिमियन क्रेज। सिंगल सिमियन क्रेज मतलब क्या? हमारा हाथ देखो, पाम देखो, पाम के अंदर हमारा कितना रेखा है बताओ? 3-4 रेखा है, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. जो Yes, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं हमारा वो पाम रीड करते हैं, हाँ या ना? रीड करते हैं तो Yes, तब क्या sir. देखते हैं? हमारा जो पाम के अंदर कितना रेखा है वो पढ़ते हैं, हाँ या ना बोलो? लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा देखोगे ना तो इसका पाम के अंदर ना कितना मतलब होगा? पाम के अंदर बस एक ही होगा, मतलब एक ही ऐसे लाइन होगा। हमारा कितना होता है? मतलब हो जाता है 3-4 हो जाता है ऐसे। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाला बच्चे का जो हाथ है पाम के अंदर कितना रेखा होगा? एक ही होगा। व्हाट इज दैट कॉल्ड? सिंगल सिमियन क्रेज। क्या बोलते हैं इसको? Single simian crest. सिंगल सिमियन, SIMIAN, सिंगल सिमियन क्रीज। समझ गए? हाँ या ना बोल दो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, और क्या? फ्लैट फेस, पूरा फेस क्या होगा? फ्लैट होगा, फ्लैट फेस, ठीक है। नंबर 3, फ्लैट फेस, इसमें फ्लैट नोज होगा, पूरा सब कुछ फ्लैट होगा, फ्लैट नोज या नाजल ब्रीज होगा, ठीक है। नंबर 4, अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आई, अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज। हमारा आंख देखोगे वो सीधा सीधा ऐसा है, हाँ या ना? जैसे चाइनीज लोगों का कैसा होता है, ऐसे करके आंख होना। व्हाट इज दैट कॉल्ड? अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज। बात समझ गए? अगर फेस देखो है ना, फेस हमारा ऐसा होता है आईज। अगर किसका ऐसा टाइप का है, एलियन जैसा, या फिर मान के चलो जो चाइनीज लोगों का जैसा होता है, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आईज। समझ गए? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना बोलो? Yes, sir. चलो, Yes, sir. नंबर 5 इज मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया मतलब कौन बोलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैक्रो मतलब क्या? बिग। ग्लोसिया मतलब क्या? टोंग, बिग टोंग। नंबर 6, एपिकैंथल फोल्ड। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, एपिकैंथल फोल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. से ब्रैक्कीसेफली नहीं हुआ? क्या क्या? और एक बार बोलो। सर ब्रैक्कीसेफली? हाँ, ब्रैकीसेफली हो सकता है। फ्लैट अगर मैं बोलूँ बैक साइड में क्या होगा? हो सकता है फ्लैट हो, ब्रैकीसेफली हो सकता है, Yes, sir. ब्रैकीसेफली। और क्या हो सकता है बताओ? ब्रैकीसेफली। और क्या हो सकता है? फ्लैट हेड, इसे ब्रैकीसेफली, ब्रैकीसेफली। So short ear. क्या क्या? शॉर्ट हाइट। हाँ, शॉर्ट हाइट वाले होते हैं ये लोग, Short ear. Yes, sir. शॉर्ट हाइट वाला होते हैं। और क्या हो सकता है बताओ? माइक्रोग्नाथिया, ठीक है, माइक्रोग्नाथिया। प्रोट्रूडेड टोंग, प्रोट्रूडेड मतलब बाहर आने वाला, कुत्ते जैसा, मतलब बाहर आ जाता है, नहीं बोलना चाहिए पर समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोट्रूडेड टोंग, बाहर आ जाता है, टोंग बाहर आ जाता है। क्यों? एक तो माइक्रोग्नाथिया है और बड़ा वाला टोंग है, तो बाहर आ जाता है बेसिकली। शॉर्ट नेक, शॉर्ट नेक, दिस आर गोइंग टू बी द फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट चलते हैं, नॉकल फोल्ड थिकनेस इज प्रेजेंट इन व्हाट? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। Down syndrome. Down syndrome. Down syndrome. Down syndrome occurs due to dash trisomy 21, translocation of 15 to 21, Robertsonian's translocation, D, all of the above. Trisomy 21.
Trisomy 21. 21. ट्राइजोमी 21। 21. हाँ, पर ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। क्यों? एक हो गया, हमने क्या बोला कि अगर क्रोमोसोम नंबर 21 के लिए 3 क्रोमोसोम है ऐसे करके, तो ये बेसिकली कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 आ गया तो बोल देंगे क्या? ट्राइसोमी 21 बोल देंगे। ये तो सही बात है। और एक मैंने बोला कि ट्रांसलोकेशन बिटवीन 15 to 21। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हो गया क्रोमोसोम 15, ठीक है, तो ये हो गया, मान के चल रहे हैं ये हो गया क्रोमोसोम 15, और मैं ये बना रहा हूं क्रोमोसोम 21। ये हो गया क्रोमोसोम 21। मान के चलते हैं क्रोमोसोम 21 का जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा वो क्या हो गया? यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया? डिलीट हो गया। कहाँ से? ये हो गया, मान के चल रहे हैं क्रोमोसोम 21 है और यहाँ से डिलीट हो गया क्रोमोसोम 21। इतना हिस्सा जो डिलीट हुआ, मैंने बोला इतना हिस्सा, वो कहाँ गया? ये चला किधर? क्रोमोसोम 15 के ऊपर लगने के लिए, यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम 15 के ऊपर आके किसका क्रोमोसोम का पार्ट लगा है बताओ? क्रोमोसोम 21 का। जो इतना वाला हिस्सा है इट इज फ्रॉम क्रोमोसोम 21। समझ गए? आगे ना बोलो। Yes. तो अभी क्रोमोसोम 21 कितना हुआ? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये वाला हो गया 3, 3. ठीक है ना। ये भी एक टाइप का, यहां पे कैरियोटाइपिंग से पता नहीं चलेगा। ट्रांसलोकेशन हुआ है किधर से? क्रोमोसोम 21 से कुछ हिस्सा जाके क्रोमोसोम 15 के ऊपर लग गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन भी सिमिलर टाइप का है। और एक है डाउन सिंड्रोम का कॉज जिसे बोलते हैं मोजाइकिज्म। मोजाइकिज्म इसको हम ना पढ़ेंगे नहीं अभी के लिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मोजाइकिज्म क्या है, मैं मतलब फंडामेंटल बता दूंगा कि मोजाइकिज्म क्या है, कैसे डाउन सिंड्रोम उसमें होता है। तो रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन इज सिमिलर टू दैट। यहाँ पे रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन ये नहीं बताता कि 21 से 15 को बस जाता है, ये कहीं पे जाके लग सकता है। रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन ये बोल रहा है। पर ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? क्रोमोसोम 21 से कुछ हिस्सा मतलब वहां से निकल के कहीं दूसरा एक क्रोमोसोम में आके लग गया। ट्रांसलोकेशन इज बिटवीन 15 to 21। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑप्शन बी में लिखा है। ऑप्शन सी बोला कि रॉबर्टसोनियंस ट्रांसलोकेशन, जो कि कोई भी क्रोमोसोम में जाके लग सकता है। मोजाइकिज्म बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, हमारे बॉडी के अंदर मान के चलते हैं कि कुछ 6 सेल्स हैं, ठीक है, 6 सेल्स हैं, और नंबर 1 2 3 4 5 and 6 मान के चल रहे हैं। नंबर 1 अगर सेल देखोगे तो उसमें मान के चल रहे हैं 46 नंबर का नॉर्मल क्रोमोसोम है। यहाँ पे भी, यहाँ पे मान के चल रहे हैं नंबर 2 में कितना हो गया? 47 हो गया। क्या? यहाँ पे क्रोमोसोम 21 के लिए 3 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। ये हो गया ट्राइजोमी, फॉर एग्जांपल ट्राइजोमी 21। ये वाला हो गया क्या? नॉर्मल। ये वाला मान के चल रहे हैं नॉर्मल हो गया। ये वाला मान के चल रहे हैं नॉर्मल हो गया। यहाँ पे ट्राइजोमी 21 हो गया, ये वाला सेल में ट्राइजोमी 21, ये वाला सेल के अंदर नॉर्मल हो गया। तो इससे बोल रहे हैं मोजाइकिज्म। मोजाइकिज्म मतलब क्या? जब हम कोई मार्बल या टाइल्स बैठाते हैं या मोजाइक बैठाते हैं तो ये डिफरेंट कलर का, मान के चल रहे हैं ये रेड हो गया, ये वाला मान के चल रहे हैं ये हमने ब्लैक वाला टाइल्स लगाया या मोजाइक लगाया, ठीक है ना। दूसरा मैंने यहाँ पे मान के चलें येलो कलर का बनाया, ठीक है ना। तो दूसरा मान के चलें यहाँ पे ग्रीन कलर का। ये मोजाइक जैसा पैटर्न है, फ्लोर जैसे मोजाइक हम बैठाते हैं डिफरेंट कलर का, वो वैसे। या फिर मान के चलो चेकर बोर्ड, या फिर मान के चलो चेस बोर्ड जो है, चेस बोर्ड जो है वो कैसा बन रहा है? ऐसे बन रहा है, वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन का बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, तो ऐसे करके। हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, तो वो वैसे चेकर बोर्ड या फिर मतलब मोजाइक पैटर्न का होना। कुछ सेल्स होगा नॉर्मल होगा, कुछ सेल्स होगा वो ट्राइजोमी 21 का। सो दैट इज कॉल्ड मोजाइकिज्म। वो मोजाइकिज्म के वजह से भी डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम होने के डिफरेंट कॉजेस हैं, एक है ट्राइजोमी, दूसरा ट्रांसलोकेशन, तीसरा मोजाइकिज्म। सो द कॉजेस ऑफ डाउन सिंड्रोम आर 3। नंबर 1 क्या? एक है ट्राइजोमी, नंबर 2 इज ट्रांसलोकेशन,
नंबर थर्ड इज मोजाइकिज्म. ठीक है, सो दिस आर 3 डिफरेंट कॉजेस ऑफ द डाउन सिंड्रोम एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. एम आई राइट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं. हेरिडिटरी पैटर्न ऑफ G6PD डेफिशिएंसी इज डैश. अगर हेरिडिटरी पैटर्न मतलब क्या? एक जनरेशन से, जो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि हेरिडिटरी पैटर्न मतलब वो डोमिनेंट नेचर का है या फिर रिसेसिव नेचर का है, क्या ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, वो है हेरिडिटरी पैटर्न. सो G6PD डेफिशिएंसी का कौन सा वाला पैटर्न है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. G6PD मतलब क्या? दिस इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जहां पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज करके एक एंजाइम है जिसका डेफिशिएंसी होता है बेसिकली. G6PD डेफिशिएंसी वाला केस में जो हेरिडिटरी पैटर्न होता है वो क्या है? क्या ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है? डी, नॉन ऑफ द अबव. क्या लग रहा है? बताओ आंसर. कोई भी एक रैंडम बताओ. X linked trait. एक्स लिंक लग रहा है. चलो, तो आंसर इज एक्स लिंक्ड. वेरी गुड. जो भी तुक्का लगाया ना वो बढ़िया एक्स लिंक्ड है. पर लेट मी शो यू कि एक्चुअल में क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं जो हमें याद रखना जरूरी है. फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, यहाँ पे एक निमोनिक तुम्हें याद रखना. निमोनिक ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्या है? ह्यूमन्स आर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेंट. ठीक है, एक सेंटेंस याद रखो. क्या? ह्यूमन्स आर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेंट. H stands for the Huntington's disease या hereditary spherocytosis. R मतलब retinoblastoma. V stands for one Willebrand's disease या one Hippel-Lindau syndrome. P stands for polydactyly. polydactyly मतलब क्या? जो फिंगर 5 से ज़्यादा होना, 6-7 हो जाना, that is called polydactyly. Next D stands for Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome जैसे बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है एक. O stands for osteogenesis imperfecta या osteoporosis. M stands for Marfan syndrome. I stands for intermittent porphyria. And N stands for neurofibromatosis. A stands for achondroplasia. Next N stands for Noonan syndrome and T stands for tuberous sclerosis. यहाँ पे humans are very powerful and dominant. ये अगर याद रखोगे तुम्हें थोड़ा सा, यहाँ पे क्योंकि डोमिनेंट लास्ट में है तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि मैं क्या याद रख रहा हूँ. ये डोमिनेंट वाला डिजीज का याद रख रहा हूँ या रिसेसिव का, तो तुम्हें याद रखने में इजी होगा. ह्यूमन्स आर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेंट, ये याद रखो सेंटेंस, और उस हिसाब से इसको रट्टा मार के याद रखना. इसमें कोई मतलब तरीका नहीं कि मैं समझा दूँ कि ये तुम्हें याद रखना है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. टेक ए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में तुम्हें इसको पढ़ना है, याद रखना है. नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और सेंटेंस क्या याद रखना? एट गवर्नमेंट कॉलेज सी विल डांस. एट गवर्नमेंट कॉलेज सी विल डांस. ए स्टैंड्स फॉर अल्काप्नोयूरिया. नेक्स्ट टी स्टैंड्स फॉर टाइसैक सिंड्रोम और थैलासेमिया. नेक्स्ट जी स्टैंड्स फॉर गोचस डिजीज और गैस्ट्रोस्किसिस. नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर cystic fibrosis, cystinosis या cystinuria, Carpenter syndrome, congenital adrenal hyperplasia. So all these are coming under the C. Next S stands for sickle cell disease जो कि autosomal recessive है. H stands for hemochromatosis जहाँ पर आयरन ओवरलोड होता है, हेमोक्रोमाटोसिस. एंड हेमोसिडरोसिस, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आयरन ओवरलोड होता है. एक है हेमोक्रोमाटोसिस और दूसरा हेमोसिडेरोसिस. दोनों में क्या डिफरेंस है? हेमोसिडेरोसिस इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, हेमोक्रोमाटोसिस है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर. दोनों में आयरन ओवरलोड होता है, हेमोसिडेरोसिस एंड हेमोक्रोमाटोसिस. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयरन ओवरलोड अगर कॉन्जेनिटल अनोमली है या कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है वो क्या है? हेमोसिडेरोसिस या हेमोक्रोमाटोसिस? आंसर शुड बी हेमोक्रोमाटोसिस. हालांकि दोनों में आयरन ओवरलोड होता है.
नेक्स्ट है ई स्टैंड्स फॉर HE stands for hemochromatosis, W stands for WILL stands for Wilson's disease and D stands for Dubbin-Johnson syndrome. ऐसे याद रख सकते हो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज का एट गवर्नमेंट कॉलेज सिविल डांस. नेक्स्ट आते हैं एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए. क्या है निमोनिक? सीनियर रिसस मंकी हैव लो HCG लेवल. सीनियर रिसस मंकी हैव लो HCG लेवल. ए स्टैंड्स फॉर सीनियर रिसस का मतलब क्या है? सीनियर रिसस का मतलब है ए स्टैंड्स फॉर सेक्स लिंक्ड, आर स्टैंड्स फॉर रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट होता है एम से. एम स्टैंड्स फॉर मेनके डिजीज और किंकी हेयर सिंड्रोम. एम मेनकेस डिजीज एंड विल्सन्स डिजीज के रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है. अगर तुम देखोगे जाके न्यूट्रिशन या बायोकेमिस्ट्री वाला क्लास देखोगे, वहाँ पे मेनकेस डिजीज के रिगार्डिंग डिटेल में बताया हुआ है, विल्सन्स डिजीज के रिगार्डिंग बताया हुआ है डिटेल में. वो सारे कपर रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जहाँ पर कपर एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर. मेनकेस का हुआ या फिर विल्सन्स का हुआ. हब H stands for hemophilia, L stands for Lewy disease and next H stands for hydrocephalus, C stands for color blindness. एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कलर ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग. नेक्स्ट G stands for ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase deficiency, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे G6PD, तो वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर. L stands for लिस्क-निहान सिंड्रोम. लिस्क-निहान सिंड्रोम जो हमें याद रखना चाहिए, वो याद रखना रट्टा मार के, और कुछ यहाँ पे ट्रिक नहीं है. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर रेयर. ये सेंटेंस याद रखना है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर रेयर. तो यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट्स, A स्टैंड्स फॉर अल्पॉट सिंड्रोम, R स्टैंड्स फॉर रेड सिंड्रोम. बस इतना याद रखना. वाई लिंक डिसऑर्डर के अंदर क्या है? वो है वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी एंड हाइपर ट्राइकोसिस पिनाई, जहाँ पर कान में ज़्यादा हेयर बनता है, जैसे ये आदमी का बना है. दिस इज बिकॉज ऑफ वाई लिंक डिसऑर्डर कॉल्ड हाइपर ट्राइकोसिस पिनाई. ये दोनों को याद रखो, वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी, दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस पिनाई. अभी मुझे ये बताओ निमोनिक क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्या है बताओ? निमोनिक बताओ, याद रखने का ट्रिक क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए? Humans are very powerful and dominant. Humans are very powerful and ह्यूमन्स आर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेंट. ठीक है. ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए क्या है बताओ? At government college. At government Civil dance. कॉलेज सिविल डांस. ठीक है. एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए क्या है बताओ? Senior rhesus monkey has बिल्कुल नहीं. no rhesus बिल्कुल level. नहीं. इसीलिए देखो सीक्वेंस में आ रहा था, जैसे ही मैंने बदल दिया सीक्वेंस गलत होना शुरू हो गया. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए यस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर एक्स लिंक्ड Are rare. हाँ, डोमिनेंट आर रेयर, ये याद रखना. एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए क्या है? सीनियर रिसस मंकी. हाँ या ना? सीनियर रिसस मंकी हैव Yes, sir. लो No HCG HCG लेवल, level. HCG लेवल. तो ऐसे करके याद रखो, निमोनिक है, याद रखने का ट्रिक है, और थोड़ा रट्टा मारना भी पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें. यहाँ तक सही है? या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ सिकल सेल डिजीज कौन सा टाइप का डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है या क्या है? वो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा. बताओ क्या है सिकल सेल डिजीज? ऑटोसोमल, देखो ऑटोसोमल रिसेसिव. हाँ या ना बोलो? Autosomal recessive, sir. Yes, ठीक sir. है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. बताओ थैलासेमिया क्या है? जल्दी बताओ, थैलासेमिया क्या है? अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव. कलर ब्लाइंडनेस क्या है बताओ?
कलर ब्लाइंडनेस, देखो एक्स लिंक्ड, देखो X-linked recessive. X-linked recessive. एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वेरी गुड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वेरी गुड। G6PD क्या है बताओ? सब सेम, X-linked recessive. एक्स लिंक्ड, जल्दी बताओ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, X-linked recessive. रिसेसिव, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल Autosomal dominant. ऑटोसोमल डोमिनेंट रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, याद रखना। वन विल्ब्रांड्स डिजीज, Autosomal dominant. ये क्या है बताओ? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, Autosomal dominant. वेरी गुड। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, Autosomal dominant. यस, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस क्या है बताओ? मान के चलो अगर हमारा आरबीसी है ना, वो बीच में क्या होता है, बेसिकली डंबल शेप का होता है, ऐसे होता है आरबीसी, लेकिन एक फुटबॉल जैसा हो जाना, ठीक है ना। आरबीसी देखे हो ना, डंबल शेप का हो तो दोनों तरफ से क्या हो जाता है, मतलब जो सेंटर में वो क्या होता है, चिपक जाता है, Yes, sir. ठीक है ना, वो डंबल शेप का जैसा बोलते हैं। लेकिन अगर फुटबॉल जैसा हो जाना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, ठीक है, जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं। अभी और ज्यादा पढ़ेंगे या नहीं बताओ, कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बताओ? बताओ। Next class. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Next class. Yes, sir. अच्छा, और एक दो पढ़ लेते हैं यहां से। ये वाला बताओ, वेबिंग ऑफ द नेक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? वेबिंग ऑफ नेक, ये कौन सा वाला केस में आता है? वेबिंग ऑफ नेक मतलब क्या समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये हो गया फेस और ये हो गया हमारा नेक, ठीक है, ये से हो गया बॉडी। वेबिंग ऑफ नेक मतलब क्या? यहाँ पे कोई एक आदमी होगा, ये मान के चल रहे हैं, जहाँ पर जो नेक है वो बहुत इस टाइप का होगा, मतलब मान के चलो ये इस टाइप का होना, ठीक है, मतलब पूरा क्या होना, फ्लैट जैसा, ऐसा वाला होना। यहाँ पे देख रहे हो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड वेबिंग। वेबिंग मतलब यहाँ पे नेक है और इतना हिस्सा जो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेड में बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना वाला हिस्सा मान के चलो यहाँ पे स्किन का एक फोल्ड जैसा है, ठीक है ना, दोनों तरफ से, तो ये बोलते हैं क्या? वेबिंग। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे मान के चलो अगर एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड ऐसा आ गया, एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड ऐसा जैसे, तो इसे क्या बोलते हैं? वेबिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेबिंग। वेबिंग ऑफ नेक। ये कौन सा वाला केस में आ रहा है? आंसर इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, आंसर इज टर्नर सिंड्रोम। Turner syndrome. वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे एमसीक्यूज, इतना पढ़ लो एटलीस्ट। तुम्हें याद रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड के अंदर क्या क्या डिजीजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। बंद करूं? Yes, sir. ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।